Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the cost flow. Cost flows in a manufacturing sector organization, one here, which is Cellular Products. एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है और वी आर गोइंग टू सी द फ्लो ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी. अल्टीमेटली इस कॉस्ट फ्लो से हम एंटर होंगे इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट और फिर इनकम स्टेटमेंट की तरफ. यानी ये फ्लो ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी का मतलब ये है कि अल्टीमेटली वी विल बी एंडिंग अप into the preparation of the financial statements for a manufacturing sector company. And most importantly, I will make you understand an important concept: how financial statements are prepared, how cost of goods manufactured and sold statement is prepared on the basis of the accounts. So there are, as you all know, there are ledger accounts at the basis of every financial statement. Financial accounting के अंदर जो भी कोई statement prepared की जाती है, कोई report prepare की जाती है, उसके बैकअप के ऊपर लेजर अकाउंट्स होते हैं. ये आप सब अकाउंटिंग वाले जानते हैं. इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है तो उसके बैकअप पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है लेजर फॉर्म में, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. अमेरिकन टर्म्स में बात करें तो इनकम समरी अकाउंट उसके बैकअप पे होता है. तो इसी तरीके से आज ये पॉइंट क्लियर करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनती है तो उसके बैकअप पे कौन सा अकाउंट होता है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बैकअप पे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी अकाउंट होता है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट इन दिस फ्लो ऑफ कॉस्ट. तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को नॉर्मली जिस वक्त मैं क्लासरूम में बच्चों को अंडरस्टैंड करवा रहा होता हूँ, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंट भी कहता हूँ. ठीक है, और अकाउंट बनाते हुए उसका नाम आप अपने जहन में रखें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंट, तो बहुत बेहतर होगा. इन दोनों टर्म्स में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. वर्क इन प्रोसेस मीन्स वर्क्स जो है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर प्रोडक्शन को ही कहते थे. फैक्ट्री के अंदर जो कुछ काम हो रहा होता है उसको वर्क्स ही कहते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक दौर में वर्क्स अकाउंटेंट कहलाते थे. ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हम डिफरेंट लेक्चर्स में पहले डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा जी, अब हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. लेट्स सी कि ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है कि देयर आर 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स. डायरेक्ट मटेरियल्स, थोड़ा थोड़ा मैं इनको हाईलाइट करता जाता हूँ. डायरेक्ट मटेरियल नंबर 1, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर, जिसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कह दिया है कि लेबर जो है वो कोई और भी हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकती है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर भी हो सकती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगने वाली इनडायरेक्ट मार्केटिंग लेबर भी हो सकती है. तो बात को वाज़ेह करने के लिए कि दिस इज़ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट. अच्छा जी, ये हो गया. इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है. ये इसके साथ ही लगी हुई है, ये आप देखते हैं. अब सबसे इसको फ्लो ऑफ कॉस्ट के तरीके से देखें. देयर आर 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स. ये चीज़ मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा अपनी क्लास में भी रिपीट करता होता हूँ बार बार, ताकि ये चीज़ें बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाए. डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. अच्छा, अब हमने डायरेक्ट मटेरियल्स जो हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है कि डायरेक्ट मटेरियल्स हमने कुछ परचेज़ किया 73,000, कुछ ऑलरेडी इसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और यूज़ होने के बाद कुछ हमारी एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल्स की बची. तो इसमें से असल पॉइंट क्या है, वर्क इन प्रोसेस को असल चीज़ क्या जाएगी, प्रोडक्शन को क्या चीज़ जाएगी. वर्क इन प्रोसेस इज़ यू में से जैसे एक प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो उसको असल जो उसकी मेन अकाउंट है वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है, जो कि रीढ़ की हड्डी की मानिंद है. इस अकाउंट को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लो समझ आ जाएगा. तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है हमने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वर्क इन प्रोसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमने रवाना कर दिया, दैट इज़ 76,000. ठीक है, 11,000 प्लस purchases of 73,000 minus 8,000 gives rise to 76,000 and 76,000 is added to work in process. इसको थोड़ी देर में मैं आपके साथ लेजर अकाउंट्स में भी दिखाऊंगा.
और सो यहाँ गौर से देखिए जो मैंने अभी आपके साथ बात कही, ठीक है जी। इसमें डायरेक्ट मटेरियल्स यूज जो है ये पहली हमारी इधर आ गई, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो मैंने आपसे कहा कि वर्क इन प्रोसेस को मैं एक और नाम देता होता हूँ, वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी अकाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को समराइज़ करता है। तो आप यहाँ ज़रा गौर से देखें, इसके ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और इसको क्रेडिट कौन दे रहा है, डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल्स क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्रेडिट। याद रहे कि ये इसके ज़रा सिंपल वे में ये अकाउंट्स लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा जो लेजर अकाउंट जिस वक्त मूव करते हैं वो ज़रा थोड़ा डिफरेंटली करते हैं, लेकिन इस वक्त अंडरस्टैंडिंग की खातिर हमने इसके जो ऑथर है उसने इसको इसके सिंपल वर्ड्स में यूज़ किया हुआ है। ये किसी और जो है लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिटेल में करूँगा। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जॉब कॉस्टिंग की मेरी वीडियोस लेक्चर्स देख लीजिए, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर हुई हुई है कि क्या कौन से अकाउंट्स जो हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं। सो आपने देखा कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और लेबर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्रेडिट। तो ये अकाउंट जो है इसके बैकअप पे होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के बैकअप पे ये अकाउंट होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को अब हम ज़रा पहले अपनी प्रीवियस फ्लो वाली डायग्राम में जाके फिर हम अकाउंट की तरफ आते हैं। अभी तो देख लीजिए कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट था, इसके अंदर मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड ऐड हो गए। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको लेजर अकाउंट में दिखाया। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में तीन कॉस्ट इकट्ठी हो गई, 76,000, 9,000 एंड 20,000। वर्क इन प्रोसेस की कुछ बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी भी थी, बिगिनिंग इन्वेंटरी को ऐड किया, एंडिंग इन्वेंटरी को माइनस किया और ये करने के बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 104,000 हासिल हो गया, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये है कि वर्क इन प्रोसेस एक ऐसा अकाउंट था जो कि इन प्रोसेस कॉस्ट को डील करता था, यानी मटेरियल लगा हुआ है, उसके ऊपर लेबर काम कर रही है, ओवरहेड उस पर लग रहे हैं, चीज़ें अभी नामुकम्मल हैं। नामुकम्मल हालत में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डील करता है। जब वो कंप्लीट करके नेक्स्ट अकाउंट को भेज देता है तो उसको हम फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी कहते हैं, फिनिश गुड्स अकाउंट कहते हैं। होंगी जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी कि कंप्लीटेड गुड्स आर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का भी इसी तरह एक बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी होती है, इसको भी हम अकाउंट में जाके ज़रा डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ हाउ इट इज़ डेल्ट, बिगिनिंग इन्वेंटरी और एंडिंग इन्वेंटरीज कैसे डील होती हैं। अच्छा, फिनिश गुड्स जब सेल्स हो जाती हैं तो फिनिश गुड्स सोल्ड आउट हो जाती हैं, एक एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी जो है ये आप देख लीजिएगा, ये इसको वर्टिकली देखें आप ज़रा, ये कॉलम है कि इनकम स्टेटमेंट से डील कर रहा है, दूसरा कॉलम है ये बैलेंस शीट से डील कर रहा है, डाउन से देखते चले आए, ठीक है। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट के लिए भी ये आप डाउनवर्ड्स देखते चले आए, यूँ, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को डाउनवर्ड्स देखें, ये रेवेन्यूज़ हो गए, सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस, उसमें से फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हमने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस कर दिए तो ऑपरेटिंग इनकम हासिल हो गई, ठीक है जी। ये एक रफ सा स्केच है और ये हमें पूरे अकाउंटिंग साइकिल का पता देता है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें ऐसा है कि वर्क इन प्रोसेस की एक बिगिनिंग इन्वेंटरी होती है और एक एंडिंग इन्वेंटरी होती है, और उसको क्यों ऐड किया जाता है, बिगिनिंग इन्वेंटरी को क्यों ऐड किया जाता है, ठीक है, और एंडिंग इन्वेंटरी को क्यों माइनस किया जाता है, ये हम आगे अकाउंट्स में जाके डिटेल के साथ देखेंगे और अपनी स्टेटमेंट्स में देखेंगे। तो जहाँ से बात शुरू हुई, ये एक प्लान है
ये एक माइंड मैप है जिसमें आपको ये समझाया गया कि किस तरीके से कॉस्ट फ्लो करती है। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकली लेजर अकाउंट्स की तरफ, जैसे कि अकाउंटेंट्स इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट आ गया। ऑब्वियसली ये मटेरियल्स का अकाउंट है। इसी तरह से ये लेजर का अकाउंट इधर से कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ये इस तरीके से ये आपको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अच्छा जी, अब आप देखिएगा कि ये बात हो गई कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल्स क्रेडिट एंड डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मैन्युफैक्चरिंग लेबर क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट। अब ये तीन कॉस्ट हमारे पास आ गई 76,000, ठीक है जी, और 9,000, 20,000। ये तीन कॉस्ट हमारे पास इकट्ठी हो गई। इन तीन कॉस्ट को हम ऐड कर लें, और अब इसमें अगला मरहला ये आता है कि ये तीन कॉस्ट वो हैं जो कि इस टाइम पीरियड में, करंट टाइम पीरियड में जो है वो हमने पुट की हैं। तो नॉर्मली इस कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को नॉर्मली टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, और टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि करंट टाइम पीरियड में ये ऐड की गई हैं। तो करंट टाइम पीरियड में अगर ये ऐड की गई हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रीवियस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी कॉस्ट हो सकती है जो कि वर्क इन प्रोसेस में पड़ी रह गई। पड़ी रह गई का मतलब ये है कि वर्क इन प्रोसेस ने, अकाउंट ने प्रीवियस टाइम पीरियड में कुछ गुड्स को मुकम्मल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की शक्ल में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को रवाना कर दिया, लेकिन कुछ माल लाइक $6,000 इनकम्प्लीट हालत में पड़ा रह गया। इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें प्रीवियस टाइम पीरियड लाइक इट वाज फरवरी, मंथ ऑफ फरवरी, और उसके अंदर फर्नीचर का बिज़नेस है। फर्नीचर के बिज़नेस के अंदर आपको सपोज़ ऑर्डर एक रिसीव हुआ, उसमें जो है आपने 1200 चेयर्स प्रोड्यूस करनी थी। तो अगर 1000 चेयर्स प्रोड्यूस करके आपने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को रवाना कर दी, तो पीछे इनकम्प्लीट हालत में आपके पास 200 चेयर्स अभी मौजूद हैं। वो जो इनकम्प्लीट हालत में अभी फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में वही इनकम्प्लीट जो इन्वेंटरी है, वर्क इन प्रोसेस है, जो कि अभी फिनिश्ड नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, वो बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के तौर पे अपीयर हो रही होती है। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास डेबिट साइड पे जो है वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट है, जो कि एसेट का काम भी करता है। तो इसकी डेबिट साइड पे हमारे पास एक बिगिनिंग बैलेंस आ गया जो कि पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि नामुकम्मल हैं, और हमने यहाँ पे कुछ और माल भी ऐड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो कि नामुकम्मल है। अब देखना, ये इन सबको ऐड कर लिया हमने। इन सबको जब हमने ऐड किया तो लाइक 76,000, 6,000, 9,000 एंड 20,000, तो ये हमारी डेबिट साइड का टोटल आ गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ गया जी 111,000, और क्रेडिट साइड पे एक ही आइटम है 104,000, तो इसका बैलेंस जो है एंडिंग बैलेंस 7,000 आ गया। इस तरीके से, और लॉजिक के एतबार से इसकी क्या लॉजिक है कि 111,000 की गुड्स हमने रॉ फॉर्म में पुट की वर्क इन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन के काम जो उसमें से मुकम्मल हो गया वो 104,000 था। 104 काम हमने मुकम्मल करके फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को रवाना कर दिया, और इसमें एंट्री क्या बनेगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये आपको नज़र आ रहा है, फिनिश गुड्स को हमने 104 से डेबिट कर दिया और वर्क इन प्रोसेस को 104 से क्रेडिट कर दिया। इफ़ वी आर डीलिंग इनटू अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हम साथ के साथ जो है वो चीज़ें मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो हमें ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो हमने ये फिनिश गुड्स को जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और इसमें हमारी जो बैलेंस है साथ के साथ अपडेट होता चला जाएगा, एंडिंग बैलेंस, और हमें उसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड काउंट नहीं करना पड़ेगा कि भी कितनी हमारी एंडिंग बैलेंस है किसी भी चीज़ का। ओके, तो अब जब हमने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को जो है वो में से कंप्लीटेड गुड्स को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पीछे हमारे पास 7,000 जो है वो एंडिंग बैलेंस बच गया। अब
इसमें से असल चीज़ जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया कि आपको ये बताना मकसूद था कि हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो ये चीज़ यहाँ पे वाज़ेह हो गई है, ठीक है जी। और इसको आप देखें कि अगर आप टोटल कॉस्ट जो अवेलेबल थी 111,000, उसमें से आपने 104,000 जो कंप्लीटेड गुड्स हैं उनको रवाना कर दिया फिनिश गुड्स को, तो पीछे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री रह गई। इन अदर वर्ड्स अगर आप कहना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट आपके पास 111,000 अवेलेबल थी, उसमें से आप अगर 7,000 को माइनस कर, ठीक है, 7,000 को अगर माइनस कर दें और आप इन्वेंट्री काउंट करते हैं, इन्वेंट्री काउंट जो है वो आप एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे आपने इसको किया, ठीक है, तो फिर वो आपके पास 104,000 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके भी आप कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने। तो अब आपके सामने ये क्लियर हो गया जी। अब हम इसको लेके चलते हैं हाउ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये हमने अकाउंट फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंट को, और ये अकाउंट है जो कि बैकअप पे है इसके हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ले ये हमारे सामने आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो सेलुलर प्रोडक्ट्स, नेम ऑफ द कंपनी, शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड, दिस इज 76,000, ठीक है जी, 7,000 आ गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लेबर 9,000 आ गई, और पूरे टाइम पीरियड के दौरान मैन्युफैक्चरिंग रहे, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 20,000। सो जैसे कि आपने लेजर अकाउंट में देखा, वर्क इन प्रोसेस के लेजर अकाउंट में कॉस्ट फ्लो में कि तीन कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये तीनों जो हैं वो मिल के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और जो कि मैं आपको क्लैरिटी की खातिर इंट्रोड्यूस कराया, टोटल करंट करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट इसलिए कि इस करंट टाइम पीरियड में हमने जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पुट किया है वो है ये। फिर इसी तरीके से हमने जो है इसमें बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर दिया। लेजर अकाउंट में आप देख सकते हैं 6,000 में जिस तरह से हमने इनको ऐड किया 111,000 आ गया, और जिस तरह से मैंने आपको लेजर अकाउंट में दिखाया कि 7,000 अगर एंडिंग इन्वेंट्री को हम माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट की तरफ रवाना हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट कह लें उसकी तरफ रवाना हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सेपरेटली एक वर्किंग के तौर पे भी शो कर सकते हैं। वर्किंग उसकी जानिब जाने से पहले एक और चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह से वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री हो सकती है और होती है, इसी तरीके से रॉ मटेरियल्स की भी बिगिनिंग इन्वेंट्री और इन्वेंट्री, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को ज़रा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स में बहुत इजी है। कोई भी अकाउंट एसेट अकाउंट है, ये वो है जिसमें आपका एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड आपके पास ये बैलेंस मौजूद था, इतना स्टॉक मौजूद था, इतना आपने नया परचेज़ कर लिया और ये आपके पास अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया। और एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड जब आपने स्टॉक टेकिंग की, एंडिंग इन्वेंट्री को आपने काउंट किया, तो वो आपने इसमें से माइनस कर दिया। जब वो माइनस किया तो फिर वो मटेरियल आपके सामने आ गया जो कि डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड है, डायरेक्ट मटेरियल यूज आपने लेना है, ठीक है जी। इसी तरीके से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज: रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो जो बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का मामला डायरेक्ट मटेरियल्स के साथ है, जो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का मामला वर्क इन प्रोसेस के साथ है, ठीक है, और वही बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का मामला फिनिश गुड्स के साथ भी है, ठीक है। फिनिश गुड्स के साथ जो है वो हम इधर आके दोबारा से देख सकते हैं अकाउंट में। जैसे वर्क इन प्रोसेस का एक बिगिनिंग बैलेंस था, इसी तरीके से फिनिश गुड्स का भी एक बिगिनिंग बैलेंस है। बिगिनिंग बैलेंस 22,000 था, और 104,000 जो है इस करंट टाइम पीरियड में चीज़ें प्रोड्यूस होके मुकम्मल होके हमारे सामने आ गई, वर्क इन प्रोसेस से हमें हासिल हो गई, विच आर 104,000। तो बिगिनिंग बैलेंस
प्लस न्यूली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 22,000 क्या है, ये लास्ट टाइम पीरियड की मैन्युफैक्चर्ड फिनिश फॉर्म में मुकम्मल शुदा कंप्लीटेड गुड्स हमारे पास पड़ी हुई थी रेडी टू बी सोल्ड, और इस टाइम पीरियड में 104,000 की गुड्स हमारे पास पहुंच गई रेडी टू बी सोल्ड। तो ये हमारे पास अब एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड जब स्टॉक टेकिंग की एंडिंग बैलेंस हमने फाइंड आउट किया, इट वाज 18,000। इट मींस कि 22 प्लस 104 में से अगर 18 बच जाती हैं तो 108,000 जो है वो यकीनन सोल्ड आउट हो गया होगा। ठीक है जी, हमने क्या किया, बिगिनिंग बैलेंस और वर्क इन प्रोसेस की ये जो करंट इन्वेंटरी है इसको हमने ऐड कर दिया वर्क इन प्रोसेस से, जो हमें वैल्यू रिसीव हुई है वो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट। इसको क्लैरिटी के लिए मैं ज़रा इधर लिख भी दूँ, यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखा हुआ, हियर इज वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। व्हाट इज एंट्री, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो वर्क इन प्रोसेस से जो हमें हासिल हुआ वो हमने इधर कर दिया। याद रहे कि आप सोच रहे होंगे कि वर्क इन फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखा हुआ। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यहाँ पे जब हम अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर अकाउंट तो फिनिश गुड्स ही लिखेंगे अकाउंट का नेम, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे लिखा गया आपको समझाने की खातिर। इसी तरह फिनिश गुड्स का आपको समझ आ गया कि अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री में जो है करंट टाइम पीरियड की जो है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए विच इज़ रिसीव फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल हो जाता है। तो यही अब हम अकाउंट फॉर्म में देख लेंगे। सॉरी, अकाउंट फॉर्म में हमने देख लिया है, अब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं। दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके सामने जो है बना हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम निचले पैनल से लेके आए हैं। ठीक है जी, ये है चीज़ जो हम इस वक्त अंडरस्टैंड करेंगे। 22,000 प्लस 1000, ठीक है, ये आपके सामने क्या बना हुआ है, ये फिनिश गुड्स अकाउंट बना हुआ है। तो ये फिनिश गुड्स समराइज होकर यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो फिनिश गुड्स अकाउंट हमें CGS की तरफ डायरेक्ट करता है, और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ डायरेक्ट करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज़ द समरी ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट ये आपके सामने नज़र आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस beginning finished goods inventory 126,000, this is cost of goods available for sale, and when we deduct ending finished goods inventory 18,000, it gives us cost of goods sold। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन को आप एक सेपरेट शेड्यूल में भी कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी शो करने की कोशिश की। तो फ़र्ज़ करें अगर दिस इज़ वर्किंग वन, यू मे राइट वर्किंग वन and you may write working 2 for cost of goods sold। सीक्वेंस में आप इस तरह से बना सकते हैं, पहली वर्किंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कर लें, दूसरी वर्किंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कर लें। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, और ये विद इन इनकम स्टेटमेंट भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने हॉर्नग्रेन ने इनकम स्टेटमेंट के पार्ट के तौर पे इसे बनाया हुआ है। ये देखिएगा, ये आ गई इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज़ आउटर कॉलम में ले गए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी, और इसके नीचे ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये हमें आगे जो है ग्रॉस प्रॉफिट हासिल हो गया, और इनकम स्टेटमेंट बाकी आप इससे वाकिफ़ ही हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ये ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से भी किया जा सकता है, और या फिर आप इसको यूँ देख लें। हिल्टन को इसके लिए मैंने चूज़ किया। हिल्टन इज़ मच मोर बेटर इन प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है हिल्टन के अंदर, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवनेस और प्रेजेंटेशन बोथ
अगर आप देखना चाहते हैं जामे किताब, वो ऑन ग्रैन है। बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड गिव्स राइज टू एंटर इनटू वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स हासिल हुई, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, अब जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, दैट इज़ आई लाइक द मोस्ट दिस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को एक वर्किंग में बना लें। दिस इज़ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, these are total current manufacturing cost. We add work in process beginning inventory and deducting work in process ending inventory, we get cost of goods manufactured. ये एक वर्किंग में कर लें, ठीक है जी। शेड्यूल इसको कह लें, वर्किंग वन कह लें, और उसके बाद फिर वर्किंग टू में सेपरेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड किया बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी को, और उसके बाद एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी को माइनस कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल हो गया, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी सेपरेट वर्किंग में करें। ये दो वर्किंग करने के बाद आप इनकम स्टेटमेंट में पहुंच जाएं, ठीक है जी। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, so you will prepare income statement. Income statement will be prepared in 3 schedules. First schedule you may prepare cost of goods manufactured, तरतीब से बनाना चाहें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का शेड्यूल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शेड्यूल, और उसके बाद फाइनली इनकम स्टेटमेंट। अलग अलग बनाने में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अलग बनाने में ये बेनिफिट है कि ये इनकम स्टेटमेंट जो है हमें बहुत कंडेंस्ड शक्ल में नज़र आएगी, स्मार्ट सी बनी हुई नज़र आएगी। सो दैट इज़ द रीज़न। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट फ्लो को चेक किया, अंडरस्टैंड किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हाउ लेजर अकाउंट्स आर एट द बैकअप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया। सो दिस इज़ एंड फ्रॉम माई साइड इन द टुडेज़ लेक्चर।